जय हिंद दोस्तों। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप पेपर से पहले ये वीडियो देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए प्रश्नों पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे उनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। तो सिंधु काल की जो लिपि है उसको चित्राक्षर लिपि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा भी फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएँ से दाएँ ओर लिखी जाती है। ठीक है, बाएँ से दाएँ ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर प्रश्न कि अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। तो दोस्तों खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, जो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख है अशोक का वो खरोष्टी लिपि में है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सातवां नंबर प्रश्न क्या है। सातवां नंबर प्रश्न है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप जो है वो है ब्राह्मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि दोस्तों। ऑप्शन लास्ट यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है 8 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर प्रश्न है कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दोस्तों दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। ठीक है, वहीं पे ब्राह्मी लिपि की बात करें तो वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस का। 10वां नंबर प्रश्न है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। तो वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो जो हमारी ब्राह्मी लिपि है ना, ब्राह्मी लिपि, उसे सभी लिपियों का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि अशोक की ब्राह्मी लिपि अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है। तो 18 लिपियों का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, 18 लिपियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपि का उल्लेख है। तो टोटल 64 लिपि का उल्लेख है। ठीक है, ललित विस्तार में 64 लिपि का उल्लेख है। ललित विस्तार कैसा लेख है। तो बौद्ध ग्रंथ है एक। ठीक है, ललित विस्तार क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों की लिपि है। तो गुरुमुखी लिपि जो है वो सिखों की लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं फिर से। रिपीटेड क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि दोस्तों कैसे लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर पढ़ा था। तो सिद्धू काल की जो लिपि है, ठीक है, उसे चित्राक्षर लिपि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि है तो अक्षरात्मक है देवनागरी लिपि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है हमारा कि गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को शामिल किया। तो 738 कवियों को शामिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है हमारा ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 किसकी रचना है। किसकी रचना है भाई। तो एडविग ग्रिप्स की रचना है ये। ठीक है, एडविग ग्रिप्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है। तो ये राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है हमारा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है। तो नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। 24 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। तो अंग्रेजी को नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा
निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो टोटल 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। 28 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? किस राज्य में बोली जाती है? तो ओडिशा में बोली जाती है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ऊपर हमने पढ़ा था दोस्तों, कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो 23वां था, सॉरी फ्रेंड्स 21वां था, 21वां ठीक है, 21वां जो था 21वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 21वां, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बीजी खेर। ओके, बीजी खेर थे। 32 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो ये अनुच्छेद 350 में कहा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा? तो अवधी में लिखा था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग इसका, ठीक है, अवधी में। 36 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन समय में भोजपुरी लिपि लिखी जाती थी? तो कैथी में लिखी जाती थी। 37 नंबर प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा का विकास जो हुआ है वो प्राकृत से हुआ है। ओके, अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? तो जैन साहित्य में हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान आलोचक की कृति है। किसकी कृति है ये? तो ये जो कृति है ये नामवर सिंह की है, ठीक है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान ये नामवर सिंह की कृति है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे के प्रश्नों को भी फटाफट कवर कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है मुनित्रय में शामिल नहीं है? तो जो कपिल हैं, ठीक है, ये मुनित्रय में शामिल नहीं है, बाकी पारणी, कात्यायन और पतंजलि मुनित्रय में शामिल है, ठीक है। कपिल जो है वो शामिल नहीं है। चलिए 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय साहित्य का सॉरी फ्रेंड्स भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार भोजपुर परगने के नाम पर भोजपुरी नाम पड़ा है? ठीक है, तो ग्रियर्सन के अनुसार, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। जैतसार गीत संबंधित है? तो श्रम गीत से संबंधित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भोजपुरी को कसिका नाम से अभिहित किसने किया है? राहुल सांस्कृत्यायन ने किया है, ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भोजपुरी कवि नहीं है? तो हीरा डोम जो है वो प्राचीन भोजपुरी कवि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। 46 नंबर प्रश्न है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? तो कौरवी नाम दिया था दोस्तों, ठीक है, कौरवी नाम दिया था। राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? कौरवी नाम दिया था, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है? तो कौरवी नाम दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर की पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। बाकी जो ये बुंदेली है ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसका। आज का हमारा 50 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वैदिक संस्कृति का प्रयोग हुआ है दोस्तों। पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप क्वेश्चंस को कवर कर लेना। पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 देख लीजिए, ठीक है, और पेपर अच्छे से दीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसमें से प्रश्न फंसेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो होप वीडियो यूज़फुल रहा होगा।
जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।